नमस्कार, मैं नीतिश्री आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत करती हूँ दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है उभरते कलाकार। उभरते कलाकार सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक जरिया है उन कलाकारों को आपसे रूबरू कराने का जिनमें टैलेंट है, जिनमें पैशन है, लेकिन कोई ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से अभी भी वो मुख्य धारा से थोड़े दूर हैं। तो आज हम आपको मिलवाने वाले हैं ऐसे ही दो कलाकार से। वो कहते हैं ना, कभी कभी हम अपने भावनाओं को शब्द में नहीं लोगों को बता सकते हैं। तो क्या होता है कि जो गज़ल होती हैं, जो शायरी होती हैं या कह लें कि जो कविताएं होती है वो हमारे भावनाओं को बाकी लोगों को बताने में काफ़ी अच्छे तरीके से मदद करती हैं। तो इसलिए आज हम आपके लिए जो सेगमेंट लेके आए वो काफ़ी ख़ास है, क्योंकि इसमें एक तरफ तो आपको गज़लें सुनने को मिलेंगी और दूसरी तरफ आपको कविताएं सुनने को मिलेंगी। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे दो गेस्ट का। पहले हमारे साथ मौजूद हैं हर्षवर्धन रावत जी, जो कि हिंदी लिटरेचर पढ़ाई कर रहे हैं और साथ ही में वो कविताएं भी बेहद सुंदर खूबसूरत लिखते हैं। और हमारे साथ जो हमारे दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो हैं अक्षय आदित्य जी, जो कि गज़ल लिखते हैं, नज़्म लिखते हैं और साथ में ये इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई भी कर रहे हैं। और इनकी उर्दू गज़लों का तो क्या कहना, आप सुन करके कायल हो जाएंगे एकदम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेगमेंट। सबसे पहले हर्ष जी और अक्षय जी, मैं आप दोनों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारे शो पे। धन्यवाद। शुक्रिया। मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी हर्ष जी कि आप कविताएं लिखते हैं, तो कविताओं के बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफली हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। जी। कविताएं, हिंदी कविताएं बहुत पहले से लिखी जा रही हैं, लेकिन कविताओं की जो पारंपरिकता है उसमें स्वच्छंदता का निर्माण हुआ है। स्वच्छंदता अब कविताएं बहुत छंदमुक्त होने लगी हैं। कविताओं में अब छंद आते हैं किंतु उतने नहीं जितने पहले आया करते थे। अब छंदमुक्त कविताओं का बहुत ज़्यादा बोलबाला है और उसी पद्धति पे मैं भी लिखने की चेष्टा करता हूँ और छंदों का भी प्रयास करता हूँ कि छंद हमारे धरोहर हैं, तो छंदों का भी प्रयास बिल्कुल ऐसे ही करता रहता हूँ। लेकिन छंदमुक्त कविताएं फ़िलहाल मैं लिख रहा हूँ। आपने इतना कुछ हमें बताया है कविताओं के बारे में, तो फटाफट से आपकी एक कविता हो जाती। जी बिल्कुल। एक प्रेम के ऊपर कविता है, मैं उसे आपको सुनाता हूँ। कभी खुशी के गीत लिखे हैं, कभी उदासी सांसें, कभी खुशी के गीत लिखे हैं, कभी उदासी सांसें, कभी तुम्हारा कंगन लिखता, कभी तुम्हारी बाहें, कभी कभी तो अनायास ही स्वयं पर तुम्हें लिखता हूँ, छिटके स्याही कागज पर जो चित्रित तुम्हें करता हूँ। नहीं कोई अब कौन बताए मेरी वेदना तुमको, एक माध्यम होता है। नहीं कोई अब कौन बताए मेरी वेदना तुमको, मौन मेरा अब शांत कराता जग के कोलाहल को। नहीं कोई अब कौन बताए मेरी वेदना तुमको, मौन मेरा अब शांत कराता जग के कोलाहल को। चीख चीख कर कष्ट मेरा अब रुद्ध हुआ जाता है, चीख चीख कर कष्ट मेरा अब रुद्ध हुआ जाता है। नाम लिखा था जो तुम्हारा वो ऐसे मिटा जाता है। हाथ पकड़कर कौन खींचता, हाथ पकड़कर कौन खींचता प्रेम राह से तुमको, हाथ पकड़कर कौन खींचता प्रेम राह से तुमको, कौन तुम्हारे अंदर भरता निष्ठुर चट्टानों को। वाह, आपने एक जो इमोशन है, मतलब किसी प्रेमी की जो बात है उसे जी। बहुत ही सरलता से आपने कहा है। लेकिन मैं आपसे ज़रूर ये आगे जानना चाहूँगी कि आप किस तरीके से ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, हिंदी के इतने सब शब्दों को। तो सबसे पहले मैं तब तक बात करती हूँ अक्षय जी से। अक्षय जी, आप गज़ल लिखते हैं, नज़्म लिखते हैं, तो गज़ल और नज़्म के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। तो सबसे पहले गज़ल और नज़्म जो है वो उर्दू पोइट्री के अंदर आता है जी। और काफ़ी सारे तरीक़ों से लिखा जाता है उर्दू पोइट्री, जिसमें से जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो गज़ल है और नज़्म है। गज़ल में कुछ शेर होते हैं जिनको कपलेट्स कहते हैं इंग्लिश में हम लोग, और उन शेरों में काफ़ी अलग अलग टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन होता है और उनका मुख्तलिफ मतलब भी निकल सकता है। और नज़्म जो होती है वो एक कविता होती है, कविता की जैसी होती है, और उसमें एक किसी ख़ास कंटेक्स्ट के ऊपर बात किया जाता है और उसी के अराउंड थॉट्स रिवॉल्व करते हैं हमारे। आपने नॉलेज तो काफ़ी हमें दे दिया, अब आपकी जो गज़ल है वो हम सुन ले तो मज़ा आएगा।
जी मेरी जो सबसे पहली गज़ल थी मैंने जो लिखी थी वो मैं सुनाता हूँ। गज़ल का मतलब यूँ है कि बेतुकी सी शायरी कच्ची उम्र से क्या करें, बेतुकी सी शायरी कच्ची उम्र से क्या करें, आज फिर मैं गिर गया अपनी नज़र से क्या करें। वाह। ये ज़माना झूठ की बुनियाद पे है क्यों खड़ा, ये ज़माना झूठ की बुनियाद पे है क्यों खड़ा, हर तरफ बस नफ़रतों की रंग बरसे क्या करें। वाह। एक शजर की छाँव में रातें गुजारी इसलिए, शजर मतलब पेड़ होता है, एक शजर की छाँव में रातें गुजारी इसलिए, एक मुसाफिर प्यार में है उस शजर से क्या करें। हाँ। कैसे गुजरेगी भला बिन हम सफ़र के ज़िंदगी, कैसे गुजरेगी भला बिन हम सफ़र के ज़िंदगी, ठीक है फिर लौट चलते हैं सफ़र से क्या करें। क्या बात है। और इसका एक शेर है जो थोड़ा सा नफ्सियाती है, साइकोलॉजिकल टाइप का है अच्छा। कि कोई तो मिल जाएगा 12 बजे तक के लिए, कोई तो मिल जाएगा 12 बजे तक के लिए, बाद उसके रात की इस दोपहर से क्या करें। आहा, क्या बात है। बाद उसके रात की इस दोपहर से क्या करें। यही थी। क्या बात है। आपने भी रोमांटिक काइंड ऑफ पोएट्री जो है उसको एक गज़ल की फॉर्म में, एक शायरी की फॉर्म में ऐसे कुछ फॉर्मुलेट करके बताया है कि जी। क्या बात है। तो अक्षय जी, आप कब से ये सब गज़लें लिखना आपने शुरू किया था? मतलब ऐसे लिखने का शौक़ तो बचपन से था, बचपन से कुछ ना कुछ लिखते रहता था, भले उसका मतलब समझ में नहीं आता था कि क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं। और पढ़ने का भी शौक़ था काफ़ी। जब मैं 6ठी क्लास में था तो मैं कविताएं पढ़ता था और कविताएं मुझे याद हो जाती थी 2 या 3 दफ़े पढ़ने के बाद। तो उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना खुद से लिखा जाए, खुद की कविता हो। मतलब वो एक ज़िद थी कि खुद की कविता होनी चाहिए। और फिर यही ज़िद जो है धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट में बढ़ा और फिर क्यूरियोसिटी हुआ, खुद से जानने की इच्छा हुई। और फिर फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, कई जगह पे काफ़ी सारे लोगों को देखा, सीखा उनसे कि वो कैसे लिखते हैं और फिर लिखना शुरू किया। पहले तो कुछ नॉलेज नहीं था, रदीफ़ क्या होता है, काफ़िया क्या होता है, मतला क्या होता है, मक्ता क्या होता है, कुछ नहीं पता था। मतलब धीरे धीरे आपने मैंने वो पढ़ा, लोगों को देखा कि वो कैसे लिखते हैं और फिर कुछ लोग मिले और कुछ लोगों ने फिर बताया, वो मिले और काफ़ी उनका साथ आज इस मकाम पे लेके आया जहाँ पे अभी तो सही बात है, लिख रहे हैं। बहुत अच्छा। अब मैं आप पे आऊँगी। आपसे जो मैंने सवाल पूछा था उससे पहले, सवाल के जवाब से पहले एक और प्लीज़। जी जी बिल्कुल। इस बार थोड़ा हटके करते हैं। ये खास कर स्त्रियों के विषय में है, उनके सशक्तिकरण के विषय में है, नारी सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण के। तो इसे हम छूते हुए आगे बढ़ेंगे। तुम वही उर्वशी रंभा हो, तुम वही उर्वशी रंभा हो, तुम वही चंडी वही अम्बा हो, एक पवित्र नदी का नीर जैसे तुम जल प्रवाह वही गंगा हो। तुझमें रावण सा ज्ञान हो, प्रखर बुद्धि विद्वान हो, विष्णु सा सौम्य भाव कहीं, कहीं राम के अमोघ बाण हो। तुम परशुराम के क्रोध सही, तुम परशु उतारे राम हो, तुम परशुराम के क्रोध सही, तुम परशु उतारे राम हो, तुम जन्मांधों की हृदय चित्र, मिट्टी से निकला एक खान हो। कोई सजल नेत्रों की प्रतिमूर्ति, कोई सजल नेत्रों की प्रतिमूर्ति, रानी पद्मिनी सा सम्मान हो, आए दुराचारी कोई खिलजी, फिर एक ही जौहर सा परिणाम हो। तुम अखिल विश्व की जननी हो, शक्ति का परिचायक है, तुम अखिल विश्व की जननी हो, तुम दिव्य प्रेम की परिचायक, तुम अखिल विश्व की जननी हो, तुम दिव्य प्रेम की परिचायक, केवल आतुर नयनों के अश्रु नहीं, तुम संसार निर्माण में सहायक। वाह वाह। सूर्य सा तुझ में तेज कहीं, कहीं शशि के समान शीतल हो। शशि चंद्रमा को कहते हैं। जी जी। सूर्य सा तुझ में तेज कहीं, कहीं शशि के समान शीतल हो, मरुस्थल में पिपासित व्यक्ति हेतु, तुम अंजुरी भर गंगा जल हो। हे स्त्री, ये आह्वान है, सुनिएगा कि हे स्त्री तुम अपने पर खोलो आकाश में विचरण करने को। हे स्त्री तुम अपने पर खोलो आकाश में विचरण करने को, अभी ऊर्जा तुझ में बाकी है,
अनंत आकाश तक पहुँचने को। तुम अपने बल को पहचानो, छुप गया है कहीं कंदराहों में। आज भी ग्राम में, गांव में कई लड़कियां ऐसी ही दबी रह जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी के ऊपर है कि तुम अपने बल को पहचानो, छुप गया है कहीं कंदराओं में। निर्माण करो तुम ही तरुका, जनशून्य उजाड़ वीरानों में। अगर ऐसी कविताएं अगर हमारे टेक्स्ट बुक में हो, है ना, और अगर बच्चे उसको पढ़ें और उसको समझें, तो मुझे लगता है कि लाइक थोड़ा तो चेंजेस आएगा सोसाइटी में, जो देखने का नज़रिया है काफ़ी बदलेगा। बिल्कुल। और जब आपने ये बताई तो मुझे कहीं ना कहीं गर्व हुआ कि मैं नारी हूँ, तो ये काफ़ी अच्छी लगी। तो वही जो मेरा सवाल था, कैसे आप ऐसे शब्द को चुनते हैं? जी, इसकी शुरुआत अनजाने में ही सही, बहुत बचपन से ही इसका प्रारंभ हो चुका था, क्योंकि उस वक्त हिंदी में मेरी पकड़ बचपन से रही है। हिंदी में स्वयं ही लिख लेता था और वो सही हो जाती थी। मुझे अचंभित, उस समय मैं अचंभित होता था कि ऐसे कैसे हो रहा है। हाँ, किंतु ऐसा होता था। उस समय तो पहचान नहीं पाया था, किंतु 10 क्लास के उपरांत मैं ये समझने लगा था कि इसमें पकड़ है, और इसी तरह ही पढ़ने की बहुत रुचि पैदा हो गई 10 के बाद। और उसके बाद फिर इसको आपने जी, इसके बाद फिर मैंने ज़्यादा पढ़ने की कोशिश की और शब्द चयन कर निर्माण करने की कोशिश की, रचना करने की कोशिश की। आपकी जो कविता मैं सुन रही थी, मेरे दिमाग में एक और कविता आ रही थी जो मैंने कहीं सुनी है कि तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जी, ये भी एक कविता है ना, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। ये तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े कवि ने शायद इसे लिखा है। जी, ये शायद हाँ, कोई बड़े कवि हैं, शायद हरिवंश राय बच्चन जी ने, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन हाँ, ये काफ़ी सेम वाइब लग रहा था इसके आपसे। तो मूड को थोड़ा सा लाइट करते हुए अब हम चलते हैं अक्षय जी के पास। और अक्षय जी, आपके पास हमारे दर्शकों के लिए क्या नई गज़ल है? एक और गज़ल मैं पेश करता हूँ। गज़ल का मतलब यूँ है कि खड़ा हूँ भीड़ में फिर भी खला की याद आती है। खला मतलब एक सूनापन, एक वॉइड। खड़ा हूँ भीड़ में फिर भी खला की याद आती है, कहीं अटकी हुई कोई सदा की याद आती है। सदा मतलब आवाज़। कहीं अटकी हुई कोई सदा की याद आती है। उदासी में खुदा ने खल्क की तामीर की होगी। उदासी में खुदा ने खल्क की तामीर की होगी। उदासी में ही लोगों को खुदा की याद आती है। वाह, क्या सही कहा है आपने। शुक्रिया। नहीं आते सताने अब तुम्हारे साथ गुज़रे पल। नहीं आते सताने अब तुम्हारे साथ गुज़रे पल, मगर जब याद आती है बला की याद आती है। क्या बात। शुक्रिया। मेरा जब दिल दुखा माँ से लिपट कर रो लिया मैंने। मेरा जब दिल दुखा माँ से लिपट कर रो लिया मैंने, कभी आंसू छिपाना हो पिता की याद आती है। और इसका एक और शेर है कि कफस में ज़िंदगी बीती। कफस यानी पिंजड़ा। कफस में ज़िंदगी बीती वही मेरा ठिकाना था। रिहाई मिल चुकी है अब सज़ा की याद आती है। रिहाई मिल चुकी है अब सज़ा की याद आती है। वाह, क्या बात है। इतनी जो आपकी जो थॉट इतनी डीप कैसे जाती है। लाइक मैंने कभी सोचा, बात तो सही है कि जब हमें रोना होता है तो माँ के आंचल में छुपते हैं, तो मतलब ये कैसे आप लोग करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन काफ़ी अच्छे तरीके से जो है ना, आप लगता है कि आप कोई तीर कमान लेके बैठे हुए हैं और निशाना साध रहे हैं किसी चीज़ पे। नहीं, मतलब होता ही है कि कोई भी इंसान जब पैदा होता है, जब वो हमेशा से ही एक आर्टिस्ट रहता है। उसके अंदर कला हमेशा बचपन से ही रहती है। बस वो कला कहीं ना कहीं दब जाती है जैसे जैसे वो बड़ा होता है, और अगर वो उसको फिर से डेवलप करने का कोशिश करे तो वो काफ़ी कुछ लिख सकता है, काफ़ी कुछ बना सकता है। और ज़रूरी नहीं कि अगर आर्टिस्ट है तो फिर सिर्फ वो लिखने में फोकस करे। वो कुछ पेंटिंग बना सकता है, वो चित्रकारी कर सकता है, या फिर गाना बना सकता है। वो आर्ट किसी भी फॉर्म में हो, बस वो डिस्प्ले होना चाहिए। और मेन चीज़ जो होता है वो क्राफ्ट होता है। अगर आप आर्ट के साथ क्राफ्ट को भी बैलेंस कर रहे हैं तो फिर वो काफ़ी एक अच्छी रचना होती है। हमारा यही तो मकसद है हमारे शो का, कि जितने भी कलाकार हैं, जो भी उभरते हुए कलाकार हैं, उनको हम लोगों से रूबरू कराएं, उनके बारे में हम सबको बताएं। तो अगर जैसे मैंने आपकी जो अभी जो सुनी गज़ल वो काफ़ी अच्छी लगी, तो अगला गज़ल भी अगर तुरंत हो जाता ना।
ठीक है, मैं सुनाता हूँ। एक और गज़ल है। हर एक साल मुझे बार बार होता है, हर एक साल मुझे बार बार होता है, लगा जो प्यार में दिल जार जार होता है। मुझे तू कैद करे बारहा मैं उड़ जाऊं, मुझे तू कैद करे बारहा मैं उड़ जाऊं, भला सबा पे कोई इख्तियार होता है। सबा यानी हवा और इख्तियार यानी कंट्रोल। भला सबा पे कोई इख्तियार होता है। लिपट रहे हैं खुशी से सभी गम आपस में, तवील रात में गम गम गुसार होता है। लिहाफ ओढ़ चुका है रकीब का उसने, करे वो बात अगर नागवार होता है। और इसका एक और शेर है कि तेरी नज़र से जो गिर जाए हाय वो आदम, तेरी नज़र से जो गिर जाए हाय वो आदम, किसी ज़मीं पे पड़ा इश्तिहार होता है। वाह, क्या बात। शुक्रिया। मुझे ना सच में यहाँ बैठ करके बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग की गज़लें सुनने में, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है। अब आपसे जो है आपकी अगली कविता मुझे बहुत जल्दी है सुनने की, आप जल्दी से पहले कविता सुने, उसके बाद आगे हम बात करें। जी जी बिल्कुल। विरह की कविता है। अच्छा, विरह मतलब कि जब आप किसी से दूर होते हैं, सेपरेशन। हाँ जी, तो ये कविता बहुत पहले लिखी है और ये मेरी बहुत प्रिय कविता है। ओके। तो आप लोगों का मन चाहूँगा। संग तेरे कई शामें गुजारी मैंने, जैसे गुजारती है चकोर चांद के साथ। संग तेरे कई शामें गुजारी मैंने, जैसे गुजारती है चकोर चांद के साथ। अब नहीं हो तुम तो ढलने लगी है शाम मेरी, कहीं फिर वही गहरे एकांत के साथ। वाह। मन मेरा अब ठीक ना लग रहा मुझे, मन मेरा अब ठीक ना लग रहा मुझे, बिंदी झुमके पायल कंगन खो गए क्या। अरे वाह। मन मेरा अब ठीक ना लग रहा मुझे, बिंदी झुमके पायल कंगन खो गए क्या। तुम्हें ढूंढूं तो तुम कहीं भी नहीं, वक्ष पर मेरे शीश रख कर सो गए क्या। वाह वाह। वर्षों का प्रेम प्रसंग अब व्यंग है, टूटे कैसे रिश्ते सारे देखो तो। कितने स्वर्णिम स्वप्न कितने वादे, टूटे कैसे वादे सारे देखो तो। ठीक ही था कि बातों में उलझने थी, एक पछतावा तो होता है कहीं ना कहीं। ठीक ही था कि बातों में उलझने थी, उलझनों का सहज हो जाना याद आता है। ठीक ही था कि बातों में उलझने थी, उलझनों का सहज हो जाना याद आता है। ठीक ही था कि तुम दूर थे मुझसे, एक दिन आकर घुलना मिलना याद आता है। अरे वाह। अब हर दर्द फीका लगता है तुम बिन, सच कहूँ सहर सा हलाहल पी जाऊंगा विष। अब हर दर्द फीका लगता है तुम बिन, सच कहूँ सहर सा हलाहल पी जाऊंगा। तुम मिले थे तो मिली थी जन्नत मुझे, अब ना हो तो लगता है कि मर जाऊंगा। अरे वाह। ये हालांकि ऐसे तो करना नहीं चाहिए कि तुम ना मिले तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन ये कविता सुनने में काफ़ी अच्छी लगती है। और जो आपकी जो स्टार्टिंग थी, एक बार फिर से आप चकोर चांदनी थोड़ा सा एक बार बस। जी जी जी। संग तेरे कई शामें गुजारी मैंने, जैसे गुजारती है चकोर चांद के साथ। अब नहीं हो तुम तो ढलने लगी है शाम मेरी, कहीं फिर वही गहरे एकांत के साथ। ये जो है जो लाइन है वो मेरा फेवरेट हो गया, क्योंकि आप लिखते तो काफ़ी अच्छा है, ये नो डाउट, लेकिन आपके बताने का और जो पेश करने का जो तरीका है, मुझे लगता है हमारे दर्शकों को काफ़ी पसंद आ रहा होगा। काफ़ी अच्छे से आपने ये लिखा है। आपने विरह की कविता लिखी है, तो क्या कुछ इसके पीछे कोई कहानी है या फिर आपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू लिखा है? ऑब्जर्वेशन भी एक लेखक एक कवि के मन में ऑब्जर्वेशन बहुत मायने रखता है, किंतु उसके जीवन में भी ऐसी घटनाएं बहुत सारी होती हैं, वरना मतलब इतने अच्छे ढंग से उसको पेश नहीं कर पाना संभव नहीं है, मुझे नहीं लगता है। बिल्कुल। तो जीवन की तो बातें हैं। चलिए, और आपकी जो अगली कविता है उसका विषय क्या है? उसका विषय हम लोग सैनिक पे सुनेंगे। फिर सैनिक पे जी, तो अभी प्लीज़ सुना दीजिए। अच्छा, क्योंकि जो सैनिक है वो हमारे लाइफ में और हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उनको वेट कराना इज
ये कविता, ऐसी कविताएं, सैनिकों के ऊपर कविताएं तो बहुत ही लिखी जाती हैं। हाँ। हमारे लिए जो त्याग करते हैं उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर तो हमारा बिल्कुल, बिल्कुल, रहता ही है, बिल्कुल। और उनका तो त्याग परम त्याग है। परम त्याग है जी। तो उनके ऊपर मेरे भी हाथों से कुछ लिखा गया है। सैनिकों की मैं व्यथित शान लिख रहा हूँ, जी। श्वेत सजी सूनी पड़ी मांग लिख रहा हूँ। ये दुर्भाग्य है कि हम खोते हैं उन्हें, शहीद होते हैं सही हमारे बात है। सैनिक, उनके पीड़ा को ध्यान में रखते हुए। सैनिकों की मैं व्यथित शान लिख रहा हूँ, श्वेत सजी सूनी पड़ी मांग लिख रहा हूँ। वैसे तो सजे प्रसन्न घर हैं बहुत, किंतु उन्हों जुड़ी कुटुंब व्यथा तमाम लिख रहा हूँ। उन घरों पर छाई नीरवता अथाह लिख रहा हूँ, द्वार खड़े पिता के पुत्र वियोग लिख रहा हूँ। पुराने घरों की सुदृढ़ विश्वास था वो बेटा, आएगा तो घर नया बनेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पुराने घरों की सुदृढ़ विश्वास था वो बेटा, घरों के न होने की टूटी आस लिख रहा हूँ। कौन पूछे घर में कितनी कमी सी पड़ी है, कौन पूछे रातें कैसी लंबी हो रही हैं। कौन पूछे घर में कितनी कमी सी पड़ी है, कौन पूछे रातें कैसी लंबी हो रही है। कौन पूछे पीड़ा इतने अश्रु दे रहे क्यों, कौन पूछे वेदना इतने गहरे हो गए क्यों। लगता है जग के तम में, जग के अंधेरे में, हाँ। लगता है जग के तम में आलोक कमी होगी, लगता है लघु जीवन में दीप्ति धीमी होगी। जीवन में वे ऐसे दृष्टांत न ऐसे देखे, जीवन में वे ऐसे दृष्टांत न ऐसे देखे, जैसे कुछ पलों में वो आप बीती होगी। आज माँ का गोद मैंने खाली खाली देखा, सोते माँ के तन को काठ सा जगने देखा। आज माँ का गोद मैंने खाली खाली देखा, सोते माँ के तन को काठ सा जगने देखा। उस घर में अब वसंत प्रात फीकी लग रही है, अब उस घर में बस रात दिख रही है। कौन उस माँ को समझा बुझाकर, कौन समझाए उस घर को, बिल्कुल। कौन उस माँ को समझा बुझाकर, कौन उस मांग को पथ दिखलाकर इस जीवन समर का मंत्र दे आता, जैसे कि कान्हा पार्थ गीता सिखाता। रह गया एक शिशु पिता की छाह से पृथक, उस स्त्री के कोख में उस सैनिक का बच्चा था। सुनिएगा कि रह गया एक शिशु पिता की छाह से पृथक, रह गई एक माँ मातृभूमि को पुत्र देकर। रह गया वो पिता जो लाखों सपने संजोए थे बैठे, रह गया वो पिता जो लाखों सपने संजोए थे बैठे। रह गई वो त्रिया अपने पुत्र को अपना पिता कहकर। वीर जनों की दशा सुनाऊं, हृदय छलक उठ जाएगा, मृत पड़ा सब भी सैया से नेत्र खोल उठ जाएगा। ऐसी पीड़ा सुन सुनाऊं, विकराल युद्ध थम जाएगा। ये कविता थी सैनिकों के ऊपर। सुनते सुनते ये मतलब आपने पूरी जो कहानी है वो बता दी है कि जब परम त्याग के बाद पूरा घर में क्या कहूँ, इसके बारे में मैं कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ। अंदर अंदर ऐसे फील होता है कि कितना बड़ा उनका त्याग है, उनके फैमिली मेम्बर्स को कितना प्रॉब्लम फेस करना होता है। जी जी जी। और आपने जो लिखा है बहुत ही सराहनीय है। धन्यवाद। अक्षय जी, अब जैसा कि हमारे पास समय थोड़ा कम है, तो अगर आपकी एक गज़ल हो जाती। मैं एक नज़्म पढ़ देता हूँ। हाँ, नज़्म, हाँ जी बिल्कुल। क्योंकि गज़ल मैंने 3 पढ़ चुकी हूँ। हाँ, तो नज़्म एक नज़्म मैं सुना देता हूँ। इसका बैकग्राउंड ये है कि क्योंकि मैं इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ, तो फिर उसका भी कुछ कुछ कॉन्टेक्स्ट रेफरेंसेस आ जाता है उर्दू पोइट्री में। तो मेरी एक प्रिय लेखिका है सिल्विया प्लैथ, उनका एक पोएम है अ मैड गर्ल्स लव सॉन्ग। तो उसको मैंने कोशिश किया था ट्रांसलेट करने का, और उसको मैंने अपने तरीके से भी कोशिश किया लिखने का। इसका मैं आपको सुनाता हूँ। जब जब आंखें बंद करूँ तो मेरी दुनिया मर जाती है, जब जब आंखें बंद करूँ तो मेरी दुनिया मर जाती है, जैसे ही आंखें खोलूँ तो दुनिया फिर से जग जाती है। अच्छा। शायद मैंने तुमको अपने ख्वाबों में बनवाया है जहाँ, लगता है ये सब कुछ मैंने ज़हनी तौर पे चाहा है जहाँ। जी। अंबर में उन्मादी होकर नीले पीले रोशन से तर, अंबर में उन्मादी होकर नीले पीले रोशन से तर, तारे निकले हैं गर्दिश में खोले अपनी चाहत के पर। वाह। लेकिन ज्यों ही मैंने अपनी
पलकों को झपकाया है जहाँ, चौतरफा अंधेरा मेरे दुनिया में लहराया है जहाँ, शायद मैंने तुमको अपने ख्वाबों में बनवाया है जहाँ। जी। मैंने ये सपने में देखा, तूने मुझको मोहित करके अपने पहलू में बैठा कर मैंने अपने सपने में देखा, अपनी बातों में उलझा कर, तूने मुझको मोहित करके अपने पहलू में बैठा कर, पागल बन के चूमा मुझको शब भर गीत सुनाया है जहाँ, पर जैसे ही आंखें खोलूं सपना ये मर जाता है वाह जहाँ, वाह, शायद मैंने तुमको केवल ख्वाबों में बनवाया है क्या जहाँ। बात है। बहुत खूब। और आखिरी पैराग्राफ है इसका कि जन्नत में आई है आंधी परियों का उजड़ा है घर, जन्नत में आई है आंधी परियों का उजड़ा है घर, दोज़ख की आतिश भी बुझने वाली है ठंडी होकर, इस दुनिया को उसके अंतिम मंजर पर पहुंचाया है जहाँ, इन आँखों से जिसने मेरी पलकों को उकसाया है जहाँ, वाह, क्या खूब नज़्म है। शायद मैंने ये सब कुछ ज़हनी तौर पे चाहा है जहाँ, मैंने तुमको शायद अपने ख्वाबों में बनवाया है जहाँ। वाह, वाह, क्या बात है। जो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतने अच्छे आप इतने कम उम्र में हो करके आप लोग की थिंकिंग इतनी डीप है, ऑब्जर्वेशन पावर इतना स्ट्रांग है, और जिसको बांध करके चीज़ों को और लोगों को बताने का तरीका काफ़ी अच्छा है, सराहनीय है। आप दोनों बहुत अच्छे तरीके से शुक्रिया। इस चीज़ को कर रहे हैं। और लाइक आपने इतने अच्छे तरीके से बताया है, इस सारी चीज़ों को प्रेजेंट किया है कि आई थिंक अगर दर्शकों में कोई ऐसे बच्चे होंगे या कुछ ऐसे लोग होंगे जो इसको अपने पैशन के जैसा ऑप्ट करना चाहते होंगे, तो बेशक वो कर सकते हैं। जी जी। तो मैं आप दोनों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि आप हमारे शो पर आए और आपने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की। हालांकि मुझे और मन था कि मैं और आपसे आपकी गज़ल नज़्म सुनूं और आपसे आपकी कविताओं में डूब जाऊं, लेकिन समय की थोड़ी कमी है जिसकी वजह से हम ये नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन क्या कहूँ, मुझे इतना अच्छा लगा यहाँ बैठ करके। थैंक यू सो मच। और हमारे दर्शकों को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा आपसे ये सारी चीज़ें सुनकर। तो दर्शकों, आज आपने देखा और आपने सुना कितनी अच्छी कविताएं, विरह की कविता हो, चाहे वो सैनिक पे कविता हो, नारी सशक्तिकरण पे हो, या फिर प्रेम की कविता हो। साथ ही में हमने गज़ल और नज़्म का भी लुत्फ़ उठाया। आशा करती हूँ कि आपको ये काफ़ी पसंद आया होगा। और अगर आपको ऐसे ही हमारा शो देखना पसंद है तो आप यूट्यूब पे भी DD झारखंड को सब्सक्राइब करके शोज़ देख सकते हैं। हमारे सेगमेंट्स को, उभरते कलाकार को बार बार देख सकते हैं और नए नए उभरते कलाकार को हम आपसे हमेशा मिलवाते रहते हैं, चाहे वो सिंगिंग के फील्ड में हो, चाहे वो गज़ल के फील्ड में हो, शायरी हो, कविताएं हो, पोएट्री हो। हम आपको ऐसी कलाकारों से मिलवाते रहते हैं। तो अगली बार हम आपको फिर मिलाएंगे एक ऐसी कलाकार से। तब तक के लिए जोहार।